अगर हमको निकालनी है फर्मी वेलोसिटी वी एफ, ठीक है, तो वेलोसिटी किस तरीके से निकालते हैं, P इज इक्वल्स टू एम वी, तो वेलोसिटी निकालनी है तो P बाय एम, ठीक है, तो H क्रॉस K डिवाइडेड बाय एम, ठीक है, तो यहाँ पर फर्मी वेलोसिटी निकालनी है तो H क्रॉस K F बाय एम फॉर्मूला लगा दो और यहाँ पर वैल्यू पुट कर, ठीक है। अगर हमको निकालना है फर्मी टेम्परेचर, ठीक है, फर्मी टेम्परेचर अगर कैलकुलेट करना है तो फर्मी टेम्परेचर के लिए किस तरीके से करेंगे, फर्मी टेम्परेचर के लिए लगा दोगे तुम एनर्जी, एनर्जी कितनी होती है, केबीटी के टर्म्स में होती है, ठीक है, केबीटी इज इक्वल टू टी स्क्वायर अप बाय 2m, तो यहाँ से अगर फर्मी टेम्परेचर निकालना है टी एफ, तो क्या कर दोगे, ये कर दोगे, यानी कि फर्मी टेम्परेचर अगर कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा, एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m kb, ठीक है, और यहाँ पर के एफ का स्क्वायर, जो भी होगा के एफ ये वाली, तो फाइनल क्या है, तुमको ये चीज याद रखनी है, ये हो गया। अच्छा, और हम इसके साथ साथ क्या निकाल सकते हैं फर्मी टेम्परेचर के साथ, अच्छा जीरो पॉइंट एनर्जी याद रख लेना है, जीरो पॉइंट एनर्जी, ठीक है, जीरो पॉइंट एनर्जी क्या होती है कि वो ग्राउंड स्टेट, जब ग्राउंड स्टेट एनर्जी जीरो ना होके कुछ और होती है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, हम जीरो पॉइंट एनर्जी कहते हैं। और वो इसमें कितनी होती है, वन डायमेंशन के लिए होती है 1/3 EF, टू डायमेंशन होती है 1/2 EF, और थ्री डायमेंशन के लिए होती है 3/5 EF, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन, ठीक। और हमारे पास नेक्स्ट है डेंसिटी ऑफ स्टेट, डेंसिटी ऑफ स्टेट, डेंसिटी ऑफ स्टेट के लिए किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे हम, डेंसिटी ऑफ स्टेट होती क्या है, डेंसिटी ऑफ स्टेट होती है dN/dt, ठीक है, तो ये होती है, तो ये कहाँ से कैलकुलेट करोगे तुम, अ, रख दोगे के इज इक्वल टू कितना होता है, अगर टू डायमेंशन के लिए देखो, अगर चलो टू डायमेंशन के लिए देख लो, और टू डायमेंशन के लिए ए की वैल्यू कितनी होती है, के स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2πN/a, ठीक, क्योंकि के की वैल्यू कितनी होती है 2πN/a⁴ तो मैंने स्क्वायर कर दिया, ठीक? अच्छा, स्क्वायर कर दिया तो उसको के स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 2mp/h इस तरीके से लिख सकता हूँ 2πN/a, ठीक है, टू से टू कैंसिल, तो यहाँ पर मैं अगर डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या हो जाएगा, m/h² कांस्टेंट है, de इज इक्वल्स टू π/a ठीक है, तो यहाँ से मैं dN/de की वैल्यू अगर लिखूंगा तो कितनी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, AM/πh², ठीक है, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ स्टेट, ठीक है, तो टू डायमेंशनल कितनी हो जाएगी, AM/πh², ठीक है, तो कुछ इस तरीके से निकाल देंगे। तो क्या है यहाँ पर फाइनली तुमको क्या चीज याद रखनी है, कि स्क्वायर की वैल्यू तुमको यहाँ पर याद रखनी, क्लियर हो गया, फरमी से यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो कर दोगे, यही पूछता है कि एन पर किस तरीके से डिपेंड होता है, ठीक है, ये फर्मी एनर्जी किस तरीके से डिपेंड कर रही है, डेंसिटी ऑफ स्टेट किस तरीके से डिपेंड कर रही है किसी भी चीज पर, या फिर इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, तो ये सारी चीज हमसे पूछते हैं, एनर्जी पे किस तरीके से डिपेंड करेगी, तो ये तुमको
याद रखनी है ये वाली टेबल। इस वाली टेबल में भी क्या याद रखना है तुमको कि की वैल्यू। ठीक है, यहाँ से तुमको हर बार मतलब इस बार क्वेश्चन मिलेगा पक्का। ठीक है, यहाँ पर स्टार बना लो। ठीक है, गेट में भी और नेट में। नेट में तो 5 नंबर यहाँ से मिलेगा ही मिलेगा तुमको। और ठीक है, और इफेक्टिव मास के लिए रिलेशन देख लो। इफेक्टिव मास किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। इफेक्टिव मास एम स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है एच क्रॉस स्क्वायर और डिवाइडेड बाय डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल डी के स्क्वायर। इस तरीके से हम इफेक्टिव मास को रिप्रेजेंट करते हैं फॉर्मूला। ठीक है, थोड़ा सेमीकंडक्टर में देख लेते हैं। सेमीकंडक्टर में तुमको द बैंड थ्योरी से बैंड थ्योरी पता ही है। बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग हम इसमें कंडक्शन बैंड में और वैलेंस बैंड में डिवाइड कर देते हैं। ठीक, और ये गैप कितना रहता है, फॉरबिडन गैप रहता है। मेटल्स में क्या रहता है, ये बैंड ओवरलैप कर जाते हैं, दोनों कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप कर जाते हैं एक दूसरे को, या फिर एनर्जी भी रहती है तो बहुत कम गैप रहता है। इंसुलेटर में काफी हाई गैप रहता है। और अगर बात करें सेमीकंडक्टर में जो गैप रहता है वो मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में रहता है, मतलब इन दोनों के मिडिल में रहता है। ठीक है, अगर सेमीकंडक्टर को डिवाइड करें तो सेमीकंडक्टर दो टाइप के रहते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। ठीक है, सेमीकंडक्टर दो टाइप के रहते हैं, इंट्रिंसिक, ठीक है, और एक एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक कौन से होते हैं, ये प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं। और एक्सट्रिंसिक में क्या करते हैं, हम डॉप्ड करते हैं। एक्सट्रिंसिक भी दो टाइप के रहते हैं, एन टाइप और पी टाइप हमारा सेमीकंडक्टर। अगर इंट्रिंसिक की बात करें तो इंट्रिंसिक में जो फर्मी लेवल रहता है, ये कंडक्शन बैंड है, ये तुम्हारा बैलेंस बैंड है, तो जो फर्मी लेवल रहता है वो कहाँ रहता है, वो मिडल में रहता है। ठीक है, फर्मी एनर्जी लेवल वो एनर्जी लेवल है जब इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी होती है फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी वो कितनी रहती है,
1/2 प्रोबेबिलिटी रहती है। ठीक है, तो उस लेवल को क्या कहते हैं हम? फर्मी एनर्जी लेवल कहते हैं। अगर एन टाइप में बात करूं तो एन टाइप में ये लेवल कहाँ पहुंच जाता है? कंडक्शन बैंड के पास में पहुंच जाता है। और पी टाइप में कहाँ पहुंच जाता है? ये वैलेंस बैंड के पास पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। जैसे जैसे एन टाइप और पी टाइप में टेम्परेचर बढ़ता है, तो ये किसकी तरफ आता है? ये मिडिल की तरफ आता है। इंट्रिंसिक बढ़ने की कोशिश करता है जब टेम्परेचर हम राइज करते हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही ये जो नीचे वाला है पी टाइप में, ये लेवल कहाँ जाता है? ऊपर की साइड आता है। मिडिल में आने की कोशिश करता है दोनों में, एन टाइप में और पी टाइप में। और अगर इंट्रिंसिक में एक लॉ ऑफ एक्शन का फॉर्मूला होता है कि NiPi इज इक्वल्स टू NP। ठीक है, यानी कि जो डोपिंग की कंसंट्रेशन है होती है वो कुछ इस तरीके से रहती है। इसको ढंग से लिखो ये। ठीक है, NP क्या है? आफ्टर डोपिंग कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रॉन्स की और होल्स की, इज इक्वल्स टू इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, इंट्रिंसिक की जो कंसंट्रेशन रहती है, इंट्रिंसिक में Ni इक्वल्स टू Pi रहता है, तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं Ni स्क्वायर। ठीक है, अभी तो फिलहाल इतना ओवरव्यू इसी तरीके से पढ़ो। जो सॉलिड स्टेट अभी दोबारा स्टार्ट करवाएंगे तो इसको हम और पढ़ेंगे। ठीक है, हॉल इफेक्ट के लिए देख लो। ठीक है, अगर हॉल इफेक्ट के लिए बात करें तो हॉल इफेक्ट में क्या होता है कि हमारा एक सेमीकंडक्टर बार होता है कोई। सपोज करो ये कुछ हमारे पास कोई भी सॉलिड है, मटेरियल है। ठीक है, मैंने क्या करा, इस डायरेक्शन में इसको करंट से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इस डायरेक्शन में मैंने किससे कनेक्ट कर दिया? इसको करंट से कनेक्ट कर दिया। ये डायरेक्शन करंट की है। ठीक है, कुछ मैंने बैटरी लगा दी, स्लेटिंग नहीं लगाया हमने, कुछ बैटरी लगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में हमारे क्या है? बैटरी है। और मैंने क्या करा, ऊपर वाली डायरेक्शन में, ठीक है, अगर इसको मैं इस तरीके से डायरेक्शन में मान लूँ, ठीक है, तो ये एक्स वाई और जेड डायरेक्शन हो गई। ठीक है, तो ऊपर वाली डायरेक्शन में मैंने अप्लाई क्या कर दी? मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी। तो होगा क्या, अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन का पाथ देखूंगा तो इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में जाएंगे? माइनस एक्स की तरफ जाएंगे। और होल्स जो होंगे वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ जाएंगे। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा होगा, ठीक, और इन पे करंट इधर फ्लो हो रहा है, मतलब मोशन इधर हो रहा है, तो अगर मैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाऊंगा तो ये मेरा इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कहाँ जाएगी? ये इधर की साइड जाने लग जाएगा। ऐसे ही होल्स किधर की साइड में आ जाएगा? इधर की साइड जाएगा। तो होगा क्या, मेरे पास इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इधर एक्यूमुलेट होने लग जाएंगे।
और होल्स मेरे कहाँ होने लग जाएंगे, इधर ऐसे कुछ इस डायरेक्शन में एक्यूमुलेट होने लग जाएंगे। तो होगा क्या, यहाँ पर मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी ड्यू टू सेपरेशन ऑफ चार्ज। इस फील्ड को क्या कहते हैं हम, हॉल वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, हॉल वोल्टेज कहते हैं हम इस फील्ड को। ठीक, तो ये किसकी वजह से हो गई है, जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है वो क्या हो गया हमारे पास, सेपरेट हो गया एक से दूसरी डायरेक्शन। इसके लिए कॉफिशिएंट हम कैलकुलेट करते हैं, जो कॉफिशिएंट की वैल्यू होती है, आर एच कॉफिशिएंट हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है ई अपॉन बी जे। ठीक है, ये जो भी डायरेक्शन में हुई है, जो भी हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हुई, बी जेड डायरेक्शन में, और ये हो गया एक्स डायरेक्शन में हमने कंसिडर किया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसमें हॉल कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू जो होती है पी म्यू एच स्क्वायर माइनस एन म्यू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई पी म्यू एन, सॉरी म्यू एच माइनस एन प्लस एन म्यू ई का होल स्क्वायर। इस तरीके से हम क्या देते हैं, आर एच कोफिशिएंट की क्या देते हैं वैल्यू देते हैं, ये वाली और ये वाली। ठीक है, तो इसमें कुछ लिमिटिंग अगर केस लगाए हम, ठीक है, लिमिटिंग अगर कुछ केस इस तरीके से लगाते हैं कि अगर हम इंट्रिंसिक के लिए ले लेते हैं, ठीक, अगर हम हॉल कोफिशिएंट निकालें किसके लिए, इंट्रिंसिक के लिए निकालें, तो इंट्रिंसिक के लिए कितने हो जाएंगे, इंट्रिंसिक के लिए एन इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू एन आई रहता है। ठीक है, क्योंकि होल की कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन इक्वल रहती है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। तो यहाँ पर अगर मैं आर एच की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आएगी, एन इज इक्वल टू पी है, तो इसको मैं बाहर ले सकता हूँ, इसको एन आई लिख सकता हूँ। ठीक है, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, म्यू एच प्लस म्यू ई, म्यू एच माइनस म्यू। ठीक है, अगर नीचे देखूंगा तो नीचे क्या हो जाएगा, ई, यहाँ से पी और एन की जगह एन आई रख दूंगा तो वो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा एन आई स्क्वायर और म्यू एच प्लस म्यू ई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो मेरे लिए आर एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंट्रिंसिक के लिए म्यू एच माइनस म्यू ई डिवाइडेड बाय ई एन आई म्यू एच प्लस म्यू। ठीक, तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू रहती है वो कुछ क्या रहती है, नेगेटिव में रहती है। ठीक है, बिकॉज, तो सब पॉजिटिव है नीचे, ऊपर की साइड देखोगे तो म्यू इलेक्ट्रॉन, ये जो मोबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन के लिए वो क्या रहती है, ज्यादा रहती है होल्स के कंपैरिजन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इजिली मोबाइल होता है किसके कंपैरिजन में, होल के कंपैरिजन में। तो अगर हम ऊपर अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो इसमें वैल्यू कितनी आ जाएगी, नेगेटिव हमको मिल जाएगी। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारे पास इंट्रिंसिक, सॉरी, हॉल कोफिशिएंट की वैल्यू हो गई किसके लिए, तो नेगेटिव होती है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए। अगर हम देखें पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए, एक्सट्रिंसिक के लिए आते हैं, एक्सट्रिंसिक में भी किसके लिए देख रहे हैं, पी टाइप के लिए। तो अगर पी टाइप के लिए देखो तो पी टाइप के लिए कंडीशन क्या होती है, जो मेरे होल्स होते हैं वो ग्रेटर देन होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन। जो होल की कंसंट्रेशन रहती है वो मेजोरिटी होती है, तो होल्स ज्यादा होंगे। तो अगर मैं आर एच के ऊपर वाले फॉर्मूले में इसमें करता हूँ तो होल्स ज्यादा है, तो यानी कि इसको नेग्लेक्ट कर सकता हूँ मैं। तो इसमें इसका रिलेशन कुछ इस तरीके से आ जाएगा, जो आर एच का रिलेशन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, पॉजिटिव वन अपॉन पी। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव रहता है किसके लिए, पी टाइप के लिए।
अगर मैं एन टाइप के लिए कैलकुलेट करूं, एन टाइप के लिए कैलकुलेट करूंगा तो एन ग्रेटर देन पी होगा। तो अगर इसमें हम एलिमिनेशन करेंगे एन, ठीक है, पी को नेग्लेक्ट कर देंगे तो नीचे एन स्क्वायर हो जाएगा, एक एन बचेगा, म्यू ई से म्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा माइनस के 1/n। ठीक है, तो एन टाइप के लिए हॉल कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी होती है, नेगेटिव होती है। सिमिलरली क्योंकि मेटल भी कुछ इस तरीके से रहता है, तो फॉर मेटल ऑल्सो आर एच की जो वैल्यू रहती है वो कितनी रहती है, माइनस के 1/n। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और याद रखना कि जो आर एच की वैल्यू जो रहती है सेमीकंडक्टर के लिए, यानी कि एन टाइप के लिए जो रहती है, ठीक है, वो हमेशा क्या रहेगी, बड़ा रहेगी किसकी, मेटल के कंपैरिजन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कितने ही हमारे इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाए, कभी भी मेटल से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, मेटल के हमेशा क्या रहेगी, मेटल के लिए एन आई की वैल्यू के एन की वैल्यू जो रहेगी वो हमेशा ज्यादा रहेगी। तो एन की वैल्यू हमेशा ज्यादा रहेगी इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन की वैल्यू, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, आर एच की वैल्यू हमें हमेशा कम मिलेगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये कंडीशन लिख सकते हो, जो भी सेमीकंडक्टर के लिए कंसंट्रेशन होगी वो हमेशा लेस देन होगी मेटल। ठीक है, ठीक है, अब हॉल वोल्टेज का भी फॉर्मूला देख लो। हॉल वोल्टेज के लिए अगर बात करें तो हॉल वोल्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं वी एच से, ये होती है माइनस के बी जेड आई एक्स अपॉन एन ई टी। ठीक है, अगर पी टाइप के लिए लिखना हो, ये तो किसके लिए, फॉर एन टाइप। एन टाइप के लिए हो गया। फॉर पी टाइप के लिए अगर देखना हो तो पी टाइप के लिए कुछ इस तरीके से लिखेंगे, वी एच इज इक्वल्स टू माइनस, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस बी जेड आई एक्स अपॉन पी ई टी हो जाएगा। पी क्या है, थिकनेस, ये किसके लिए है, फॉर पी टाइप के लिए। ठीक? तो ये पी टाइप के लिए हो गया हमारा हॉल वोल्टेज के लिए रिलेशन। एक चीज और याद रखना, ये इंडिपेंडेंट होता है अप्लाइड वोल्टेज के लिए। जो हॉल कोफिशिएंट होता है, हॉल कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। क्लियर ये।
ठीक है, बाकी जो तुम्हारी पीएन डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, जंक्शन डिवाइसेस जो जैसे पीएन जंक्शन डायोड हो गया, जीना डायोड हो गया, पीएन जंक्शन डायोड हो गया और जीनर हो गया, ठीक है। तो ये तुम इसके बारे में जानते ही हो सारी चीज। सोलर सेल हो गया, फोटो डिटेक्टर हो गया, ठीक है। तो ये इनसे रिलेटेड कुछ, ठीक है। हाँ, सोलर के लिए, सोलर सेल के लिए, फोटो डिटेक्टर के लिए दो चार फॉर्मूले हैं, वो नोट कर लो। जो हमारा सोलर सेल है, ठीक है, इसके लिए एक फिल फैक्टर एफिशिएंसी होती है, ठीक है। फिल फैक्टर हम कैलकुलेट करते हैं मीटर से। तो ये हमको मिलती है कितनी मैक्सिमम पावर आउटपुट दे रहा है ये, ठीक है। और इसमें एक शॉर्ट सर्किट रहता है, एक ओपन वोल्टेज रहती है। शॉर्ट सर्किट करंट और ओपन सर्किट वोल्टेज, ठीक है। इस तरीके से जो एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं वो क्या कहलाती है, फिल फैक्टर कहलाती है सोलर सेल के लिए, ठीक है। अगर बात करें फोटो डिटेक्टर के लिए, ठीक है, फोटो डिटेक्टर के लिए क्या करता है, फोटो डिटेक्टर, इसमें हम कैलकुलेट करते हैं रेस्पॉन्सिविटी, रेस्पॉन्सिविटी, ठीक है। आर से प्रेजेंट करते हैं रेस्पॉन्सिविटी, या फिर फोटो सेंसिटिविटी भी कहते हैं इसको, इसको फोटो सेंसिटिविटी भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए रिलेशन होता है, जो भी हमारे पास आउटपुट करंट मिल रहा है डिवाइडेड बाय जो भी इनपुट पावर दे रहे हैं वॉट, ठीक है। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी हमें देता है। ये क्या है हमारे पास, जो भी ऑप्टिकल पावर जो जनरेट हो रहा है, ठीक है, आउटपुट में जो जनरेट हो रहा है, ऑप्टिकल करंट जितना हो रहा है, और ये क्या होगी, जितनी इस पे पावर इंसिडेंट हुई, ठीक है। फोटो, ये क्या होता है, फोटो डिटेक्टर क्या होता है, एक टाइप का डिटेक्टर रहता है कि जब पीएन जंक्शन पर लाइट इंसिडेंट होती है, ठीक है, तो यहाँ पर जो बॉन्ड्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, और इसमें करंट क्या होने लग जाता है, फ्लो होने लग जाता है, ठीक है। तो एक तरीके से डिटेक्ट करता है कि फोटो है कि नहीं है, फोटोन्स है कि नहीं। तो इस पर लाइट नहीं पड़ती है तो कोई करंट फ्लो नहीं। तो अगर मुझको इसकी कितना रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो बतानी है, तो कितना मेरे पास करंट मिल रहा है, ठीक है, ऑप्टिकल करंट मिल रहा है कि लाइट पड़ने के बाद जो करंट मिल रहा है वो कितना है, और कितना पावर इस पे क्या हुई, इंसिडेंट हुई, कितना हमने क्या दिया, इनपुट दिया। इन दोनों का रेशियो क्या बताता है हमको, रेस्पॉन्सिबिलिटी बताता है। और इसी में ही हम एक चीज निकालते हैं, क्वांटम एफिशिएंसी, ठीक है। क्वांटम एफिशिएंसी को क्यू ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू जो रहती है वो होती है आर इंटू 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा, ये एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और आर जो होगा रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी होगी एम्पियर पर वॉट, जो हमने ऊपर निकाला था, करंट, जो भी फोटोन करंट है डिवाइडेड बाय इनपुट जो इंसिडेंट पावर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे फोटो डिटेक्टर के लिए, याद रख लेना। अच्छा, एलईडी के लिए भी ये इससे याद आ गया, 1240 से एलईडी के लिए, ठीक है, कि एलईडी पर हमने क्या करा है, कुछ इलेक्ट्रॉन बैंड गैप है हमारे पास, कुछ एनर्जी बैंड गैप है, ईजी, ये किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक। तो ये कितने वेवलेंथ की लाइट एमिट करेगा, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल्स टू 12400 अपॉन ई, ई जी, ये किस में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो अगर ई जी निकालना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो लैम्डा से डिवाइड कर दो बस,
ठीक है, ये 12400 कहाँ से आया, ये आया E इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा। ठीक है, एच सी की जब भी वैल्यू पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 12400। ठीक है, तो इसमें अभी फिलहाल इतना तैयार करना, इसमें 2-4 टॉपिक और रह गए हैं, वो हम कल करवा देंगे। और उस पे फिर मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, 3-4 दिन हम क्वेश्चन करेंगे जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है। किसी का कुछ डाउट?